हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। मेरा नाम है भावेश और जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ यूपी पीएससी एई मेंस का। एई मेंस तो इनका जो पेपर 2 है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। उसके आंसर की विद सॉल्यूशन वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जो पेपर 1 है उसका पार्ट 1 ये भी मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें 62 क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे, इंक्लूडिंग 25 क्वेश्चंस जो हिंदी के थे वो। तो अब 62 से आगे का जो क्वेश्चन है 62 टू 125 वो मैं इस वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो ये वीडियोज़ आपका पार्ट 2 हो जाएगा पेपर 1 का। ओके, तो ये बैकग्राउंड था, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 इसमें कह रहा है कि बार्कन्स रिलेशन, एक फार्मूला है बार्कन रिलेशन में जो स्टिफनेस के लिए जनरली यूज करते हैं कि टू कैलकुलेट द स्टिफनेस इन मशीन फाउंडेशन। ठीक है, मशीन फाउंडेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बार्कन्स का जो रिलेशन दिया हुआ है, अगर आपको स्टिफनेस, यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो और एरिया मतलब बेस एरिया ऑफ द मशीन अगर पता है तो यू कैन कैलकुलेट द स्टिफनेस। तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये रिलेशन होता है इनका 1.13 ई अपन 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है टू फाइंड द इफिशियंसी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी सीपीआई, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या करें, प्रोजेक्ट कॉस्ट परफॉर्मेंस सीपीआई इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये होता है कि अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, है ना, अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो आपका जो रिलेशन होगा वो बी निकल के आएगा कि दिस इज द रेशियो ऑफ अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईएस कोड द डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये 1.33 टाइम्स द मैक्सिमम स्कोर डेप्थ यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी आप इसमें वो कर सकते हैं कि आपने इसका क्या मार्क किया है। ठीक है, तो जो आईएस कोड इसमें यूज होता है IRC 78-2000, वो रेफरेंस के लिए आप मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर फाइंडिंग फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट विकेट अपरेटस यूज किया जाता है फाइनल सेटिंग के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। तो कह रहा है कि उसमें जो निडल यूज करते हैं उसका डायमीटर क्या होता है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, तो वो 5 mm होता है। इसका भी आपको IS 4031 पार्ट 5 में मिल जाएगा। तो इसका 5 mm का होता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम केजी, रेडियस ऑफ गायरेशन, जहाँ पे केजी जो है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस है, एच जो है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको रिलेशन पूछ रहा है, तो ये डायरेक्टली केजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रूट अंडर जी एच अपॉन केजी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब एफ इज इक्वल टू ठीक है, केजी नहीं एफ इज इक्वल टू। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, कैरीज यूडीएल W किलोमीटर पर मीटर थ्रू आउट द लेंथ, पूरे लेंथ पे यूडीएल है। यहाँ पे मैं दिखा रखा हूँ। इफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द कैंटिलीवर इज 80 किलोमीटर पर मीटर, स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम विल बी। क्या कह रहा है कि ये एक कैंटिलीवर बीम है 4 मीटर का, पूरा यूडीएल लोडेड है W। अगर कह रहा है कि इस W लोड के कारण मैक्सिमम मोमेंट जो है वो 80 किलोमीटर मीटर आ रहा है, तो इस फ्री एंड पे स्लोप क्या होगा। तो आपको पता है कि कैंटिलीवर बीम में जो मैक्सिमम मोमेंट होगा वो क्या होगा, W इंटू एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी WL स्क्वायर बाई 2। तो कहने का मतलब
W इंटू एल स्क्वायर बाई टू को हम अगर मैक्सिमम मोमेंट के इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से W मिल जाएगा हमको। तो W क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम मोमेंट है 80, 80 इंटू टू डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर यानी 16, तो ये मिल गया आपको 10। फिर आपको जो कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड पे स्लोप क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 EI, डिफ्लेक्शन होता है WL⁻⁴ और स्लोप होता है WL² / 6 EI। तो इस पे आपको W पता है, L पता है और EI के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो WL की वैल्यू पुट करो तो यू विल गेट दिस, दैट इज 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 L³ है, तो इससे कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 320/3 EI, 320/3 EI, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानीज मेथड जो होता है वो स्टिफनेस मेथड है, इज एन एक्सेलेंट एक्सटेंशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, है ना, उसमें साइकिल होता है कानीज मेथड, अगर आप पढ़े होंगे, मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस का मेथड है। दो मेथड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस, तो कानीज जो है वो स्टिफनेस मेथड में आता है, जो कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का एक्सटेंशन है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रट कह रहा है कि एक स्ट्रट है जिसकी लेंथ L है, एक एंड पे फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे फ्री है, उस समय उसका जो बकलिंग लोड निकल के आ रहा है वो 10 है। अब कह रहे हैं कि अगर हम दोनों एंड फिक्स कर देंगे तो बकलिंग लोड क्या होगा। तो बकलिंग लोड आपका क्या होता है, पहले तो ये जानिए कि एक एंड फिक्स है अदर फ्री है, तो इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स L हो जाएगा इस केस के लिए। और दूसरा केस जब हम दोनों फिक्स कर देंगे तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, L/2, है ना, घट जाता है, तो L/2 हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। अब हमें जो यूलर्स बकलिंग लोड निकालते हैं उसके फार्मूला होता है P = π² EI/L², जो डिराइव करके आता है, ये आपको रटना पड़ेगा, स्टैंडर्ड है, π² EI/L²। अब यहाँ पे आप देखिए P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L² है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि P1 L1² P2 L2² के बराबर होगा। अब हम पहले केस में देखें तो L क्या हो जाएगा, यहाँ पे L जो होगा इफेक्टिव होगा, पहले केस में एक फिक्स है दूसरा फ्री है, तो L की जगह क्या हो जाएगा 2L, तो ये कितना हो जाएगा P इंटू 2L का स्क्वायर यानी 4L², तो P का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 4L², और दूसरे साइड P इंटू L2², अब P2 हमको निकालना है, P2 इंटू L2², L2 इफेक्टिव लेंथ दूसरे केस में क्या हो जाएगा L/2, तो L²/4, इसको उस साइड लेके चले जाओ तो P2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, यू विल गेट P2 = 160, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन है टी सेक्शन, जैसे आपका आई सेक्शन को डिनोट करते हैं, चैनल सेक्शन को नोट करते हैं, वैसे टी सेक्शन को ISNT 100 ऐसे करके इसको डेसिग्नेट किया जाता है, मतलब स्टील का जो टी सेक्शन आता है उसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 100 क्या है, 100 यहाँ पे डेप्थ होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम यानी RCC बीम, कंक्रीट इज एज्यूम टू टेक नो, यहाँ पे नो वर्ड लिख दिया है, ठीक है, तो कंक्रीट एज्यूम करते हैं कि वो कोई भी टेंशन नहीं लेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना, कंक्रीट इज एज्यूम टू बी टेक नो टेंशन, उसके लिए हम स्टील दे देते हैं इस, तो ताकि कंक्रीट पे टेंशन ना जाए, क्योंकि कंक्रीट इज वेरी वेरी वीक इन टेंशन, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन और ब्रिटल मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रेंगल हैविंग बेस 6 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। एक ट्रेंगल है, बेस 6 मीटर है और इसका हाइट जो है वो 3 मीटर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो जैसे आप रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं BD³/12, वैसे ट्रेंगल का भी निकालिएगा तो ये निकलेगा BH³/36। इसमें आपको पुट कर देना है सारे वैल्यूज। B है आपका 6, H³ यानी 3 3 होती है 27 डिवाइडेड बाय 36, इसको कैंसल आउट होकर ये 9/2 यानी 4.5, B इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगर ये पूछता कि बेस के अबाउट, ट्रेंगल में बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब हमको हमारा होता है BH³/12, फिर इसका आंसर आ जाता है 13.5, तो बेस के अबाउट तो पूछा नहीं है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन आपका IS 456 से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ना, कोड से, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोड पे जरूर फोकस करें, कोड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू IS 456, स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड along द पेरीफेरी ऑफ द कॉलम शैल नॉट एक्सीड, पेरीफेरी से अगर आप मेजर करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल बार क्रॉस सेक्शन में से डॉट दिखेगा ना,
और अगर आप एल सेक्शन में देखेंगे तो इस तरह से मतलब ये कॉलम है तो इस तरह से रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल। इसी का यहाँ क्रॉस सेक्शन काट लीजिए तो मान लीजिए दो सरिया है तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है वो नॉट ग्रेटर देन 300 mm, शुड नॉट एक्सीड 300 mm, 300 mm से ज़्यादा नहीं होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IS 456 से अगेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टॉसी मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर में फॉर कंक्रीट ग्रेड M40 ग्रेड के लिए अगर लिमिट स्टेट मेथड से देखेंगे कोड में तो ये दिया हुआ है 4, ठीक है, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और अगर WSM से देखेंगे तो ये होगा 2.5। तो यहाँ तो कोई मेथड लिखा नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5, क्योंकि 4 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसके बाद सी ही बचेगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए स्ट्रक्चर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड वेयर बेसिक विंड स्पीड आपको दिया हुआ है, रिस्क फैक्टर दिया हुआ है, टेरेन एंड साइज फैक्टर दिया हुआ है, टोपोग्राफिक फैक्टर दिया हुआ है। तो हमें अगर बेसिक विंड वेलोसिटी दिया रहता है तो डिजाइन विंड वेलोसिटी क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू वी वी इंटू K1 K2 K3 K4। ये नए कोड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, जो कोड न्यू कोड दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको K1 K2 K3 K4 नहीं दिया हुआ है, K4 की वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, तो K1 K2 K3 सबका वैल्यू दिया हुआ है, उसको 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। K1 आपका कितना दिया है 1, K2 दिया है 0.98, वो भी 1 हो गया, तो 47 इंटू 0.98 करेंगे तो आपको मिलेगा 46.06। ये निकल गया डिजाइन विंड स्पीड। हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है बेसिक विंड प्रेशर। तो बेसिक विंड प्रेशर अगर डिजाइन पूछता तो हमें फिर डायरेक्शनल कोफिशिएंट वो सब भी निकालना पड़ता है ना। और 3 कोफिशिएंट आता है KD। तो हमें पूछा क्या बेसिक विंड, तो बेसिक विंड का P इक्वल टू 0.6 इंटू वी डी स्क्वायर, तो 0.6 इंटू 46.06 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 1272.91। ये आएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और ये पूछा किस में है mm स्क्वायर में, जो कि वेलोसिटी मीटर में दिया हुआ है। तो ये मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और ये कह रहा है यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो ये एक गलत है। इसका करेक्ट आंसर 1272 तो आएगा, लेकिन न्यूटन पर mm स्क्वायर में नहीं, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो मे भी ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456, अगेन IS 456 से पूछा है क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन, अब तो लोगों को याद हो गया ये चीज़ें। 0.0035 सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो टॉप में जो स्ट्रेन निकल के आता है 0.0035 है ना, न्यूट्रल एक्सिस है, इधर टेंशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन में 0.0035 ये आता है। अगर एक्सियल कंप्रेशन बोल देता है यहाँ पे तो इसका आंसर होता है बी, लेकिन एक्सियल तो पूछा नहीं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द परमिसिबल लोड फॉर शॉर्ट कॉलम विथ हेलिकल इन्फोर्समेंट जब ही आ गया तो डैश टाइम्स परमिसिबल लोड जो होगा मतलब 1.05 टाइम्स, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कोड में स्टील का कोड में दिया हुआ है, यानी IS 800 2007, IS 800 2007 उसमें मिल जाएगा आपको 1.05 टाइम्स। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको E, K और C है ना, C मतलब यहाँ पे G है जो शियर मॉडुलस होता है। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा। तो E इक्वल टू 9 kg अपन 3K प्लस C, 3K प्लस G है ना, C को G बोल दीजिए, तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ 2D स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज गिवन बाय, ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जो डायगोनल होता है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और जो नॉन डायगोनल होता है वो शियर स्ट्रेस होता है। तो डायगोनल में सिग्मा XX सिग्मा YY की वैल्यू आपको दी है 100 और 20, और टॉ XY टॉ YX ये दिया हुआ है 30। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा x माइनस सिग्मा y का बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो हमने इसमें पुट कर दिया 40 स्क्वायर 100 माइनस 20 80/2 यानी 40 की स्क्वायर, और ये 30 का स्क्वायर, तो 1600 प्लस 900 2500, इसका रूट करेंगे तो 50 आपका ऑप्शन सी में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायमंड ऑफ ए कर्नल होलो सर्कुलर सेक्शन है। देखिए होलो सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, उसके कर्नल का
फार्मूला पूछा है क्या होता है, तो ये होता है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपन 4D। ये भी स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर बीम 6 मीटर लॉन्ग, ए कैंटिलीवर बीम है 6 मीटर लंबा है, एंड पे इसका 100 किलो न्यूटन का लोड है फ्री एंड पे, और ए पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है मिड स्पैन पे, यानी 3 मीटर पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और कह रहा है कि इसके कारण, मतलब इस लोड के कारण जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा निकल के, वो होगा 900 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका W की वैल्यू बताइए क्या होगा फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लो आप, कहाँ पे होगा, फिक्स एंड पे मैक्सिमम मोमेंट होगा। तो W इंटू 3 प्लस 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से W की वैल्यू 100 आ जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर। 2 इजी क्वेश्चन। पेपर 1 पेपर 2 के कंपेरिजन में इजी है ना, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर बीम इज शोन इन द फिगर, द मोमेंट टू बी अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द बीम फॉर जीरो डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। कह रहा है कि ये एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे 9 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है, तो हम कितना मोमेंट लगाएंगे फ्री एंड पे कि इसका नेट डिफ्लेक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन यहाँ जीरो करना है, तो आपको पता है कि कोई कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके कारण डिफ्लेक्शन क्या होता है, WL3/3EI। ठीक है, और मोमेंट के कारण डिफ्लेक्शन क्या होगा, ML²/2EI। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, मोमेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, और मोमेंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि तभी तो जीरो होगा। तो मोमेंट आया 12 निकल के, हमने पुट कर दिया यहाँ पे, मोमेंट 12 निकल के आया, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर द फोर्स इन द मेंबर ABC में फोर्स पूछ रहा है। ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे P किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये डायरेक्टली इस वर्टिकल मेंबर पे लग रहा है, तो जो P यहाँ से आएगा वही P इतना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया आपको, P। अब इस P के कारण ये रिएक्शन निकल के आएगा P/2, क्योंकि मिड पे लग रहा है, यहाँ से L यहाँ से L, तो ये भी रिएक्शन निकल के आएगा P/2। तो ये रोलर सपोर्ट है, अगर ये P/2 है तो इस डायरेक्शन में तो कुछ होगा नहीं इसका सपोर्ट, तो ये मेंबर क्या हो गया, जीरो। तो ये जितना P/2 इसमें गया वही P/2 इसमें हो जाएगा, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/2। ये P/2। अब आते हैं C। तो जब ये P हो गया और ये जीरो हो गया, तो ये भी क्या होगा, जीरो, है ना। वैसे भी ये है इस पे, ये हमको पता है, ठीक है। और ये वाली फोर्स जीरो हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक मिनट ये क्वेश्चन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो उसमें P चला गया, मान लीजिए कि ये P इधर, तो इधर ये P इसमें आ गया, ये आपका जीरो है, ठीक। तो ये तो ऐसे ही हटा दीजिए, एक इधर आ गया, और ये आपका फोर्स है इधर से ये आ गया, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा निकल के, और एक ये कंपोनेंट, तो ये वैल्यू अगर P है तो ये तो जीरो नहीं हो सकता ना। देखिए C वाला पॉइंट जो है ना, ये जीरो नहीं होगा, ये C गलत है, ये जीरो होगा, है ना। तो C जो है इसका ये गलत दिया हुआ है, C जीरो नहीं होगा, ये वाली जीरो होगा, C यहाँ होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर B होगा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कीजिए आपने इसका क्या निकाला है, क्या मार्क किया है आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी possessed by a body for doing work by virtue of its position is known as potential energy। पोजीशन के कारण हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ सल्फेट अटैक कॉज इफेक्ट एक्सपांसन एंड क्रैकिंग इन द कंक्रीट। एक्सपांसन और क्रैकिंग होता है सल्फेट के अटैक के कारण, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट द लोड टू द सॉइल। देखिए फाउंडेशन जो होता है वो लोवेस्ट पार्ट होता है जो सॉइल में ट्रांसफर करता है लोड को। तो फाउंडेशन किस में आता है, सब स्ट्रक्चर में आता है, सी हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर में नहीं आता बीम कॉलम सुपर स्ट्रक्चर में आता है, या फिर जो भी प्लिंथ से ऊपर होगा वो आपका सुपर स्ट्रक्चर में आएगा, उसके नीचे सब स्ट्रक्चर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग टू ब्यूटिफाई द एलिवेशन ऑफ स्टेप एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द नोजिंग इज कॉल्ड एज। नोजिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो एक मोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको स्कॉटिया बोलते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कह सकते हो, उनका क्वेश्चन है। तो जो नोजिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रेड में जो ऐसे उभरा हुआ निकालते हैं उसको नोजिंग बोलते हैं, बाहर से जो एकदम कॉर्नर साफ निकलता है, उसी में कुछ मोल्डिंग कर देते हैं ताकि वो थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाए अट्रैक्शन पर्पस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्कॉटिया, टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द नोजिंग। गैंट चार्ट जो होता है उसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक इधर वर्टिकल में एक्टिविटी दिखाते हैं, हॉरिजेंटल में ड्यूरेशन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है द डैम प्रूफ कोर्स। द डैम प्रूफ कोर्स के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डैम प्रूफ कोर्स में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल, सही है, हॉरिजेंटल भी होता है वर्टिकल भी होता है। हालांकि अब इतना प्रोवाइड करते नहीं है लोग इसके, अभी बहुत सारी चीज़ें आ गया है सब्सटीट्यूट में, पहले देते थे डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करते थे। नाउ शुड भी हाँ ये कंटिन्यूस होता है, थ्रू आउट दिया जाता है, प्लिंथ लेवल पे दिए तो थ्रू आउट देगा, सील लेवल पे देते हैं तो थ्रू आउट देते हैं, ठीक है। जहाँ से मतलब पानी आने की, मॉइस्चर आने की पॉसिबिलिटी होती है, उन सब पॉइंट्स पे, उन सब जगह पे, उन सब स्ट्रक्चरल पोजीशन पे वो डैम प्रूफ कोर्स किया जाता है, जैसे आपका सील लेवल हो गया, फाउंडेशन प्लिंथ लेवल हो गया, इन सब जगहों पे। तो इट शुड बी कंटिन्यूस, राइट, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है शुड बी गुड इम्परवियस मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, ये उसको पानी को आने से रोकता है, तो इट शुड बी इम्परवियस, इम्परवियस होना चाहिए। तो ए बी सी यानी 1 2 3 तीनों सही है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इन रूफ क्वीन पोस्ट ट्रस इज कॉमनली यूज फॉर स्पैन। देखिए क्वीन पोस्ट जो होता है ना, इस तरह से 2 पोस्ट लगा रहता है, उसको क्वीन पोस्ट कहते हैं ट्रस में, ठीक है, ये ट्रस का क्वेश्चन है। और किंग पोस्ट जो होता है उसमें एक वर्टिकल खंबा होता है, उसमें से कनेक्टेड होते हैं। तो क्वीन पोस्ट का जो स्पैन होता है वो 8 से 12 मीटर होता है, जबकि किंग पोस्ट का 5 से 8 मीटर होता है। प्रेट का 6 से 10 मीटर होता है, हॉट ट्रस का 6 से 30 मीटर होता है। तो ये चारों का मैंने बता दिया आपको। इसने पूछा है किसके लिए, क्वीन के लिए, तो 8 से 12 यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 5 से 8 ये हो जाएगा आपका किंग के लिए, किंग पोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash graded aggregate is an aggregate in which one or more intermediate size are missing। अगर एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट साइड मिसिंग होता है तो उसको बोलते हैं गैप ग्रेडेड एग्रीगेट, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गैप ग्रेडेड, अगर आप उसमें देखेंगे ना तो ये हो गया पुअरली ग्रेडेड, ये होगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड जो होता है ना वो इस तरह से हॉरिजेंटल हो जाता है फिर आता है, तो इस बीच में मिसिंग होता है, तो उसको गैप ग्रेडेड बोलते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू। इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू, तो इक्विपमेंट का प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा कि कितना आउटपुट अचीव कर रहा है ना, जो भी इक्विपमेंट है उसका आउटपुट क्या है। सो द आउटपुट अचीव्ड बाय द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इन गिवन टाइम, तो इसका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, 1 घंटे में कितना आउटपुट निकल के आ रहा है किसी भी इक्विपमेंट का, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे तो वैसे समझ जाएंगे। द सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंटेड ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट, वो इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी का काम थोड़ी हुआ। द एफिशिएंसी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो भी नहीं हुआ। द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एकदम इररिलेवेंट है ना, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से एसोसिएटेड जो होता है इन कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो दोनों का पार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट है। बोथ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लिप फॉर्मिंग, स्लिप फॉर्मिंग इज कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। स्लिप फॉर्मिंग यूज करते हैं ब्रिजेज में, हालांकि आजकल जो टॉल स्ट्रक्चर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें भी यूज करते हैं। एक्चुअली स्लिप फॉर्मिंग का मतलब ही होता है कि जो फॉर्म वर्क हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो जैसे कंटिन्यूस स्ट्रक्चर हो गया तो हम उसको ऊपर की दिशा में शिफ्ट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो स्लिप फॉर्मिंग टर्म है जो ज़्यादातर ब्रिजेज वगैरह में यूज किया जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। बट फिर भी मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि आपने इसका क्या मार्क किया है, आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है फॉर अ स्टेयर द सम ऑफ राइजर एंड ट्रेड इन सेंटीमीटर, दे दिया है सेंटीमीटर में, शुड बी, तो सेंटीमीटर में दिया, हमने एमएम में किया है, तो आप सेंटीमीटर में कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए जो राइजर होता है ना,
वो आपका होता है 15 से 18 सेंटीमीटर, और जो ट्रेड होता है वो आपका होता है 25 से 27, यानी 250 से 270 तक। तो क्या करा है उसका सम रेज और ट्रेडर का, तो 25 प्लस 15 कितना होगा, 25 10 35 5 40, तो ये हो गया 40, और 27 प्लस 18 कितना होगा, 8 7 15, 2 1 3 1 4 यानी 45, तो 40 से 45 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए स्टेयर विद द फ्लोर इज नोन एज, फ्लोर के साथ स्टेयर का एंगल ऑफ उसको पिच कहते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोर के साथ पिच, पिच एंगल भी बोल सकते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द हॉरिजेंटल अपर पोर्शन ऑफ ए स्टेप ऑन ए स्टेयर केस इज नोन एज, द हॉरिजेंटल अपर पोर्शन स्टेप का जो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल आपका क्या होता है ट्रेड, अपर पोर्शन तो ट्रेड ही तो कहलाएगा ये। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेस्ट पिट इन ए प्लेट, टेस्ट पिट इन ए प्लेट लोड टेस्ट एट फाउंडेशन लेवल इज जनरली ऑफ विड्थ डैश टाइम द टेस्ट प्लेट, तो टेस्ट प्लेट जितना भी होता है उसका मतलब ग्रेटर देन 5 टाइम्स होता है, बी इज ग्रेटर देन 5 है ना, 5 टाइम्स से ज़्यादा होता है, ये आपको कोड में भी दिया हुआ है जब आप प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, तो ये इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है डेटा का जो कि डेटा जनरली याद नहीं रहता लोगों को। अगला क्वेश्चन है ए सॉइल सैंपल हैज़ लिक्विड लिमिट 45%, प्लास्टिक लिमिट 25%, श्रिंकेज लिमिट 15%, नेचुरल वाटर कंटेंट 30%, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछता है, तो IC। अगेन मैं बोलूँगा कि जो टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इजी वे में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने एक 5 6 वीडियोस है जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक जिस्ट, एक रिवीजन टाइप का, जो कि BPSC AE का जब वैकेंसी आया था तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये डाला था, तो उस वीडियोस को आप ज़रूर देखिए सो दैट कि आपका कोई भी जो टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल कंटेंट ऑफ वाटर, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी WL माइनस WP। तो WL आपका 45 है, 45 माइनस नेचुरल वाटर 30 है, डिवाइडेड बाय 45 माइनस 25, इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये आएगा 15 और इसको करेंगे तो 20, तो 15/20 का रेशियो क्या कहलाएगा 0.75, इसको कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में तो 75% हो जाएगा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ये क्या करता है, क्ले सॉइल जनरली लीड्स टू, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं वाटर कंटेंट को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है इफ फ्लो नेट ऑफ ए कॉफर डैम फाउंडेशन हैज, डेप्थ जो है 6 मीटर दिया हुआ है, NF और ND यानी फ्लो लाइंस और पोटेंशियल ड्रॉप्स ये आपको दिया हुआ है 18, और K की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵ परमिबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, तो मीटर पर मिनट में दिया है ये। देन डिस्चार्ज आपको निकालने का रहा है, तो क्या होता है Q = KH × NF/ND, NF/ND को सेफ फैक्टर भी बोलते हैं, तो डायरेक्टली आप इसमें पुट कर देंगे K की वैल्यू 4 × 10⁻⁵ इंटू H आपका 6 इंटू NF आपका दिया हुआ 6 डिवाइडेड बाय ND वो दिया हुआ आपका 18, तो इसको जब कट करेंगे तो यू विल गेट 8 × 10⁻⁵, तो अब ये मीटर पर मिनट में दिया है, 8 × 10⁻⁵ मीटर पर मिनट, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें पूछा है, ये पूछा है मीटर पर डे में, तो मीटर पर डे में तो क्या करेंगे हम 24 एक दिन का हो गया इंटू डे में करना है, मिनट में दिया है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 60 मिनट का होता है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 × 60 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा ये 11,520 इंटू 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ को इधर ले आइए तो 0.1152 यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन जियो टेक्सटाइल में जियो सिंथेटिक वाल वगैरह जो हाईवे वगैरह में यूज होता है उसकी बात कर रहा है, आर प्लेस्ड अंडर वाटर द मिनिमम ओवरलैप, अंडर वाटर प्लेस कर रहा है जियो टेक्सटाइल, तो उसमें ओवरलैप जैसे सरिया में ओवरलैप होता है ना इस तरह से कि मतलब उतना लंबा हमको मिलता नहीं, 12 मीटर का मिलता है, तो उसके बाद अगर लैप करना होगा तो उसके बोलते हैं ना कि
एटलीस्ट एलडी प्रोवाइड करते हैं जो डेवलपमेंट लेंथ होता है ना, 1.3 टाइम्स ऑफ एलडी, वो भी कोड के अकॉर्डिंग होता है। तो लाइकवाइज ये कह रहा है कि इसमें ओवरलैप मिनिमम कितना देते हैं, तो ये 3 फीट या 1 मीटर के आसपास देते हैं, तो 3 फीट मतलब 900 mm, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 30, लिक्विड लिमिट ऑफ 30, द corresponding प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन बाय ए लाइन। अब ए, जब आप अगेन मैं बोलूँगा कि जो टेक्निकल का जो मैंने लेक्चर लिया है उसमें तीसरा या चौथा लेक्चर है जिसमें सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हूँ, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ए लाइन, है ना, जब फाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए लाइन जो होता है उसका इक्वेशन निकल का आता है 0.73, मतलब आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का इक्वेशन दिया हुआ है ए लाइन में। ए लाइन का इक्वेशन फॉर प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए IP इज इक्वल टू 0.73 इंटू WL-20। WL आपको कितना दिया, 30 में से 20 गया तो 10 इंटू 0.73 दैट इज 7.3, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट पूछ रहा है, तो उसमें मास और हैमर उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि मास कितने का होता है जो गिराते हैं, और जो मास ऑफ द हैमर कितना होता है और कितने हाइट से गिराते हैं उसको। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 2.6 होता है, ये भी आपको जो टेक्निकल से रिलेटेड है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो स्टैंडर्ड के लिए 2.6 kg का हैमर 310 mm के हाइट से गिराते हैं, किसमें, स्टैंडर्ड प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर ये मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रोक्टर पूछता है ना, यानी हैवी वेट कॉम्पैक्शन के लिए, तो ये हो जाता 4.89 इसका वजन हो जाता, मीन्स हैमर का केजी में, और 450 हाइट से इसको गिराया जाता अगर मॉडिफाइड पूछता तो ये पूछा है स्टैंडर्ड, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट वेल्ड इज ऑल्सो नोन एज, बट वेल्ड को ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सिंपली सपोर्टेड बीम pre-stressed with a force of 2500 kilonewton is designated by a load balancing concept for an effective span of 10 meter and to carry a total UDL of 40 kilonewton per meter. The central dip of the cable profile should be कितना होगा, mm में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रखा हूँ, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 107। तो आपको जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स है वो दिया हुआ है 2500 किलोन्यूटन। तो जैसे मान लीजिए जो बीम है उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो जो भी इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, इस तरह से पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, उसी का मिरर इमेज हम देते हैं केबल प्रोफाइल। तो जस्ट इसके मिरर इमेज केबल प्रोफाइल, ये आपका केबल प्रोफाइल है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसके लिए आपको पूछा है कि ये डिप क्या होगा, सेंट्रल डिप कितना होगा, एच। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, मीन्स निकालेंगे, तो WP की वैल्यू जो आएगी, यानी WP मतलब ये, तो ये नीचे से लगेगा तो WP अपवर्ड प्रेशर, ठीक है, जो जनरेट होगा। तो WP इक्वल टू 8ph/L²। L आपको दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। तो यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल लीजिए, तो WP इंटू L² यानी 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 8 इंटू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स 2500 किलोमीटर दिया हुआ है, कट कुट करके ये निकल के आएगा 1/5। 1/5 किस में होगा, मीटर में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 डिवाइड बाई 5 यानी 200 mm। 200 mm जो है आपका कौन सा ऑप्शन है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फॉर कनेक्टिंग लेसिंग फ्लैट्स टू कॉलम सेक्शन विथ 18 mm डायमीटर बोल्ट, द मिनिमम विड्थ ऑफ द फ्लैट का मिनिमम विड्थ ये आपको IS 800-2007 स्टील का कोड है उसमें मिल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द थिकनेस होता है। तो 18 इंटू 3 यानी 54, 54 mm जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एच पर IS 456, तो 456 से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 में। द रेशियो ऑफ अलाउएबल बॉन्ड स्ट्रेस इन टेंशन, यानी टॉप BD की बात कर रहा है, इन डिफॉर्म बार टू दैट ऑफ प्लेन बार। प्लेन बार मतलब 250, तो कह रहा है कि 250, तो HYSD हम क्या करते हैं, 60% इंक्रीज कर देते हैं, दिया हुआ है कोड में, तो 60% इंक्रीज करेंगे तो 1.6 टाइम्स, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए बोल्टेड कनेक्शन डैश पैटर्न विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी। बोल्टेड कनेक्शन में हमेशा जो डायमंड मतलब बोल्ट जो आप देते हैं ना, स्टैगर्ड होता है, चेन रिवेटिंग होता है,
तो इस तरह से डायमंड वाला जो होगा ना वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 मीटर थिक, 10 mm थिक, इफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज 20 mm, देन द नेट सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट। नेट सेक्शन एरिया निकालने का रहा है, दो तरह से निकाल सकते हैं। ए नेट क्या हो जाएगा, ग्रॉस माइनस एरिया ऑफ जो भी होल का एरिया है वो माइनस कर दीजिए तो नेट एरिया निकल जाएगा। तो 300 इंटू 10 यानी 3000 माइनस आपका बोल्ट का होल दिया हुआ है डायरेक्टली 20 mm, तो 20 इंटू 10 तो 2800 निकल के आ जाएगा इसमें से जब माइनस करेंगे तो mm स्क्वायर हो गया 2800 में, तो सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है ए एन इज इक्वल टू बी नोट, जो भी विड्थ होता है बी माइनस नंबर ऑफ बोल्ट इंटू डी और दिस होल मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, तो बी माइनस एन नोट इंटू डी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय टी। तो इसमें पुट कर दो 300 माइनस 1 इंटू डाया दिया हुआ है कितना 20 इंटू 10, उसको 28 यानी 280, 300 में से 20 गया तो 280 इंटू 10 यानी 2800 अगेन 28 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 112, द टॉप कॉर्ड ऑफ ए रूफ ट्रस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 22 डिग्री, नो द लाइव लोड टू बी कंसिडर फॉर डिजाइन विल बी। तो देखिए अगर ये कह रहा है कि एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री इसका एंगल दिया हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होता है मैं यहाँ पे कर रखा हूँ, क्या देखा, हाँ यहाँ पे मैं किया हुआ हूँ, आई एल इज इक्वल टू 0.75 थीटा माइनस 10 इंटू 0.002। तो जब इसमें पुट करेंगे आप सारे वैल्यू 0.75 माइनस 22 माइनस 10 इंटू 0.002 यू विल गेट 0.51। 0.51 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है और मिनिमम होता है 0.4, 0.4 भी आपका नहीं है। ठीक है, 0.75 है, तो 0.75 तब होता है जब आपका एंगल जो है वो 10 डिग्री से कम हो, 10 या 10 डिग्री से कम हो, तो इसका ऑप्शन सी होता है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसका एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन एक मतलब सी इसका तब मारते जब आप ये एंगल 22 से कम मतलब 10 डिग्री के बराबर या उससे कम होता तो। ठीक है, अगला है इन ए कंजुगेट बीम द फ्री एंड ऑफ अ रियल यानी एक्चुअल बीम विल बिकम डैश एंड, मतलब कंजुगेट में फ्री तो रियल में क्या हो जाएगा फिक्स्ड, इसका फ्री रियल में फिक्स हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर कंजुगेट बीम में रोलर सपोर्ट है तो रियल बीम में हिंज सपोर्ट हो जाता है, जैसे ये हिंज है ये रोलर है तो यहाँ रोलर हो जाएगा यहाँ हिंज हो जाएगा, फ्री एंड फिक्स हो जाता है, फिक्स एंड फ्री हो जाता है। इंटरनल सपोर्ट जो होता है इंटरनल हिंज वो फिक्स सपोर्ट हो जाता है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है फॉर फायर रेसिस्टेंट मशीनरी विच स्टोन फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी प्रिफर्ड, कॉम्पैक्टेड स्टोन प्रिफर्ड किए जाते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। फायर रेसिस्टेंस के लिए एक्सट्रीमली फायर रेसिस्टेंस होता है, जबकि लाइम स्टोन या फाइन ग्रेडेड ग्रेनाइट की बात करें तो वो क्रैक कर जाता है ना, जैसे ही आपका फायर ज़्यादा होने पे वो क्रैक कर जाता है। तो कॉम्पैक्टेड स्टोन सैंड स्टोन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। When maximum stress in both steel and concrete simultaneously reach their level, मतलब स्टील भी मैक्सिमम पे पहुंच गया सिग्मा CBC और जो मतलब कंक्रीट सिग्मा CBC और स्टील जो है वो भी आपका मैक्सिमम पे पहुंच गया है, तो ऐसे सेक्शन को बैलेंस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, बैलेंस में ही दोनों अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, अदरवाइज अंडर रेनफोर्स या ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ वाटर टैंक इंटरनल डायमीटर लेस देन इक्वल टू 6 मीटर, मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेल फॉर शाफ्ट टाइप स्ट्रेजिंग विल बी। ये जो होता है अगर लेस देन 6 मीटर है तो ये आपको कोड में मिल जाएगा, तो तब हम लेते हैं इसका 150 mm, अदरवाइज हम कैलकुलेट करते हैं अगर ग्रेटर देन 6 मीटर होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं टी इज इक्वल टू 150 प्लस डी माइनस 6000 डिवाइड बाई 120। इस फार्मूला पे पुट करके आप टी मिनिमम निकालते हैं, कब, जब ग्रेटर देन 6 है। वाटर टैंक का कोड होता है IS 3370, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 415 के लिए पूछ रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है।
ठीक है। तो आपको पता है 250 के लिए कितना होता है, FY 250 के लिए 0.53D जो न्यूटन एक्सिस का लिमिटिंग वैल्यू होता है, 415 के लिए 0.48 और 500 के लिए 0.46। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 415 के लिए 0.48D बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल आर मॉडिफिकेशन ऑफ अंडर रिम्ड पाइल। अंडर रिम्ड पाइल इस तरह से होता है, आपको पता है, इसी का मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं, बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल बोलते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज मोस्ट सुटेबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे बोरोसिलिकेट ग्लास, ये भी बहुत बार आ चुका है, बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो होगा वो विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर पे, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिनिमम पिच इन रिवेट कनेक्शन शैल नॉट बी लेस देन, मिनिमम पिच P इक्वल टू 2.5D है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन Y इन ए कैंटिलीवर बीम। एकदम इजी क्वेश्चन, हलवा हलवा क्वेश्चन पूछा है। कैंटिलीवर अभी ऑलरेडी आप एक सॉल्व कर चुके हैं, WL3/3EI, यानी डी इसका करेक्ट आंसर पूछे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अगर सिंपल पेंडुलम के पीरियड को डबल करना है तो लेंथ कितना हो जा, पीरियड को अगर डबल करेंगे तो लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी, है ना, कि मतलब उसकी डोरी दोगुना करने पे डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता है T इक्वल टू 2π√LG, ये रिलेशन होता है, यानी T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। तो यानी इसको इस साइड ले जाएंगे, T स्क्वायर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी T1 स्क्वायर अपॉन L1 इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन L2। इसमें जब आप पुट करेंगे तो टेम्परेचर बोल रहा हूँ, जो टाइम पीरियड है उसको डबल करने के लिए लेंथ जो होगा वो 4 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी चौगुनी। चौगुनी मतलब क्वाड्रिपल्ड, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैकेनिक्स है। ए सेमी सर्कुलर एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम ट्रेपेजियम। ये सेमी सर्कुलर एरिया रिमूव कर दिया ट्रेपेजियम से। सॉलिड फिगर द सेंट्राइड ऑफ द रिमेनिंग एरिया विथ रेफरेंस टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम। तो इसको अगर A1 माना मैं, ये A2 है और ये A3 है। तो आपको पता है क्या होता है सेंट्राइड, अगर हम बॉटम से पूछा है, बॉटम से निकाल रहे हैं सेंट्राइड। ठीक है, तो y इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 माइनस A3 y3, क्योंकि ये रिमूव हो गया तो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 माइनस A3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा हूँ, अगर आप देखेंगे तो A1 आपका क्या हो जाएगा, 80 बेस है पूरा, 30 हाइट है, 80 इंटू 30, और इसका y कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15, प्लस ये ट्रेंगुलर है तो इसमें से टोटल 60 है, 30 निकल गया, तो ये पोर्शन कितना बच गया आपका 30। ठीक है, और ये 80 है तो 1/2 80 इंटू 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक 30 अब प्लस इसका 1/3 तो 30/3 यानी 30 प्लस 10 यानी 40 हो जाएगा ये, माइनस ये वाला हाफ इंटू हाफ सेमी सर्कल हो जाएगा, यानी सर्कल का हाफ π/4D स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, इंटू इसका सेंट्राइड क्या होता है 4r/3π, तो 4r डाया 40 है तो r क्या हो जाएगा 20, 4r/3π, और फिर यहाँ पे हम A1 A2 माइनस A3 ये कर दिए। तो ये सारे जोड़ेंगे तो 3648,000, 36,000 ये 5,333.33, इनको जोड़ के इसमें से घटाइए, इनको जोड़ के इसमें से घटाइए, तो ये रेशियो आएगा आपका, ये नहीं आएगा, ये गलत है ना, यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ और आएगा। ठीक है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, दैट डिवाइडेड बाय 2971, उसको करेंगे तो ये 26.47 यानी आपका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर नाइदर परफेक्टली इनइलास्टिक नॉर परफेक्टली इलास्टिक। ना परफेक्टली इनइलास्टिक है ना इलास्टिक है, तो इसका क्या होगा 0 to 1 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि अगर परफेक्टली इलास्टिक होता या प्लास्टिक होता तो 0 या 1 ये वैल्यू आती, लेकिन ये कुछ नहीं है तो 0 to 1, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन वाट इज इक्वल 1 वाट इज इक्वल टू, वाट इक्वल टू क्या होता है जूल पर सेकेंड, जूल मतलब न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 125 क्वेश्चन यानी पार्ट 2 में 63 से लेके 125 तक हमने कवर किया। इस तरह से पेपर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर कर दिया है। अब आप अपने आंसर को मैच कीजिए और कितना स्कोर होगा, तो मैं एक गूगल का कुछ वो बना के, गूगल शीट बना के मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप उसमें अपने मार्क्स फिल कीजिएगा, सो दैट कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया जाए कि कितना जा सकता है, क्योंकि हम ही लोग एग्ज़ाम दिए, हम ही लोग में से निकल के आएगा,
कि कितने स्कोर हो रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। आई होप ये आपको यूपीपीएससी के दोनों पेपर अच्छा लगा होगा। कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी में भी, आप कमेंट कीजिए, या कोई भी क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया गया हो, गलत एक्सप्लेन कर दिया गया हो, तो आप उसमें फ्री होके कमेंट कीजिए, आप बताइए कि यहाँ पे ये गलत है, सो दैट कि अदर कैन गेट बेनिफिटेड बाय दिस, बाय योर सॉल्यूशन। ओके, तो बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।